चर्चा आपके सामने जो सारी चीज़ें आज तक हमने पढ़ी हैं उसके बारे में कर लेना चाहता हूँ, या हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं वो किस किस चर्चा किस किस के संदर्भ में कौन कौन सी चर्चाएं हमने कर ली हैं, ये मैं आपको राजस्थान मैप के थ्रू बता देना चाहता हूँ। देखो, जितनी भी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, यदि वो सारी चीज़ें आपने और मैंने मैप में उतार ली हैं, मैप में देख ली हैं, तो मतलब समझ जाना कि वो आपके लिए परमानेंट हो चुकी हैं दिमाग में। किसमें? दिमाग में आपके परमानेंट हो चुकी हैं। हमने पहले पढ़ा था पश्चिमी रेतीला प्रदेश को। किसको पढ़ा था? पश्चिमी रेतीला प्रदेश को। इस तरह से था कुछ, ये सारा क्या था? पश्चिमी रेतीला प्रदेश के अंदर आ रहा था कि नहीं आ रहा था? बिल्कुल आ रहा था। इसके बाद में हमने देखा था अरावली को। किसको देखा था? अरावली को। तो ये रही हमारी अरावली। अरावली कुछ इस तरह से थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी। इसके बाद में आज हम जो देखने वाले हैं वो देखेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश को। किसको देखेंगे? पूर्वी मैदानी प्रदेश को देखेंगे, जिसका विस्तार आपको यहाँ तक देखने को मिलेगा। और लास्ट में एक अंतिम क्लास होगी जिसमें हम पढ़ेंगे आपके हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को। अब इस मैप से फ़ायदा क्या हुआ कि सर हमने क्या क्या पढ़ लिया? तो ये पढ़ लिया, मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। तो ये जो क्षेत्र था इसको हमने बोला पश्चिमी रेतीला प्रदेश। पश्चिमी रेतीला प्रदेश, पश्चिमी रेतीला प्रदेश को हमने पढ़ लिया है। यहाँ पर कितनी जनसंख्या पाई जाती है ये सारे एक बार और लिख देता हूँ। यहाँ पर जो क्षेत्रफल है, यहाँ का क्षेत्रफल था 61%, और यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है वो करती है 40%। कितने परसेंट? 40%। ये सारी बात हमने करी थी इसके बारे में, पश्चिमी रेतीला प्रदेश के बारे में। यहाँ पर सेवण, धामण, बुर, मोचिया, करड़, अंजनी, सुगनी, ये सारी तरह की घासें पाई जाती हैं। साहिवाल और थारपार प्रकार की गाय पाई जाती हैं। यहाँ पर पानी की कमी होने की वजह से खारी भूमि पाई जाती है, मतलब रेतीली मृदा पाई जाती है। और मैं बात करूँ यहाँ पर ही इसी पश्चिमी रेतीला प्रदेश के अंदर एक वनस्पति पाई जाती है जिसे हम मरुद्भिद वनस्पति के नाम से जानते हैं। ये सारी चर्चाएं हम पहले कर चुके हैं। थोड़ा सा बस आपके दिमाग में क्या है कि ये सारी चीज़ें रिवाइज हो जाए, तो मैं चाहता हूँ कि फटाफट से एक बार 5-10 मिनट के अंदर आपका क्या करवा दूँ? रिवीजन करवा दूँ। सभी को गुड मॉर्निंग है? हाँ ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शिवानी जैन गुड मॉर्निंग है, सभी को गुड मॉर्निंग है। देखो, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अरावली पर्वतमाला की, अरावली पर्वतीय प्रदेश की। किसकी बात कर रहे थे? कल हमने बात करी अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश की। मैं इसके अंश की बात करूं या मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो अरावली का जो क्षेत्रफल था, एरिया था, वो था 9.3%। एरिया कितना था? 9.3%। जबकि यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है वो थी आपकी 10%। और मैंने ये भी कहा था कि जो अरावली है, ये जो हमारी अरावली है, यहाँ पर बहुत सारी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए अरावली को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। राजस्थान को खनिजों क्या कहते हैं? अजायब घर कहते हैं, क्योंकि अरावली में काफ़ी सारी खनिज आपको मिलेंगे। लेकिन आज जिस क्षेत्र की हम चर्चा करने वाले हैं, किस क्षेत्र की चर्चा करने वाले हैं, तो लिख देता हूँ। आज मैं जो चर्चा करने वाला हूँ, चर्चा का विषय है पूर्वी कृषि या पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी या पूर्वी कृषि प्रदेश, पूर्वी कृषि प्रदेश के बारे में आज हम इस प्रदेश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल पूछे आपसे तो ध्यान रखना, इसका क्षेत्रफल है 23.3% क्षेत्रफल। राजस्थान के यदि 100% क्षेत्रफल की बात करूं तो इसमें 23.3% क्षेत्रफल पर पूर्वी मैदानी प्रदेश पाया जाता है। दिमाग में चीज़ें क्लियर हो गई क्या? कि पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के पूर्व में अवस्थित होने की वजह से, किसकी वजह से? इसका नामकरण देखें आप, इसका नामकरण देखिए, राजस्थान के पूर्व में है। हाँ सर, पूर्व में होने की वजह से इसका नाम है पूर्वी। यहाँ पर नदियों द्वारा निर्मित किया गया क्षेत्रफल है। यहाँ पर कृषि बहुत अच्छी होती है, उसका कारण है यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा क्या होती है इसके बारे में थोड़ी बाद में चर्चा करूँगा। पहले मैं चर्चा करना चाहता हूँ आपके इस मैदान के नाम के बारे में कि नामकरण कैसे हुआ। राजस्थान के पूर्व में अवस्थित होने की वजह से, राजस्थान के पूर्व में अवस्थित होने की वजह से इसका नाम बना पूर्वी। यहाँ पर कृषि ज़्यादा होती है, मतलब मैदानी भाग पाया जाता है, तो इसे हम कहते हैं कृषि या मैदानी। और एक निश्चित भूभाग है, इसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो नाम बन जाता है पूर्वी मैदानी या पूर्वी कृषि प्रदेश के नाम से। नामकरण क्लियर हो गया है। तो यहाँ की जनसंख्या की बात कर ली मैंने। यहाँ पर जो जनसंख्या है वो कितनी है? 23.3%। सॉरी, क्षेत्रफल कितना है इसका? 23.3% क्षेत्रफल है। जबकि यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है वो 39% निवास करती है। कितनी? 39% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। और बता दूं मैं आपको, कन्फ्यूजन ना रहे इसकी वजह से, कक्षा 6 की एक पुस्तक है उसमें लिख रखा 40%। कितना परसेंट? 40%। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना? वैसे तो दोनों याद रह जाए तो अच्छी बात है। ऑप्शन में जो मिलेगा या तो 39 मिलेगा या 40 मिलेगा।
तो दोनों में से एक मिलेगा और 99% चांसेस हैं आपके 40% मिलने के। कितने परसेंट मिलने के? सॉरी 39% मिलने के। तो आपके सामने एक चीज़ क्लियर होगी कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 23.3%, जबकि यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है 39%। गुड मॉर्निंग। हाँ ज्योतिराज गुड मॉर्निंग है, निखिल राज सिंह एनसीसी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग है सभी को। धर्म सिंह जी गुड मॉर्निंग 39। हाँ बिल्कुल, हाँ सही बात, सही भी लिख रहे हो। देखो कुछ बच्चे एडवांस भी हैं, बहुत अच्छा देख के, आपके कमेंट्स देख के बहुत अच्छा लगता है। आप जितने कमेंट्स करते हैं मुझे पता चलता है हाँ यार बच्चा हमसे भी एडवांस है, और हम भी चाहते हैं कि हम भी बच्चे से क्या होना चाहते हैं, एडवांस होना चाहते हैं। और ध्यान रखना, एक टीचर से एडवांस बच्चा होता है, रीज़न है उसका मेरे पास में। आप कहोगे कैसे सर? तो टीचर सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, टीचर सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो वो हो जाता है स्पेशलिस्ट। जैसे कि मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ तो मैं हो गया इस ज्योग्राफी का स्पेशलिस्ट। लेकिन एक जो विद्यार्थी होता है, एक बच्चा होता है, एक स्टूडेंट होता है, वो हिस्ट्री भी पढ़ता है, पॉलिटी भी पढ़ता है, ज्योग्राफी भी पढ़ता है, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ता है, मतलब सारे सब्जेक्ट पढ़ता है, तो वो होता है जर्नलिस्ट। हर सब्जेक्ट का उसको नॉलेज होता है, जबकि हमें किस चीज़ का नॉलेज होता है, हमें एक लिमिटेड दायरे में हमारे एक सब्जेक्ट का नॉलेज होता है। तो मानता हूँ, और बच्चे जिस तरह का प्रूव भी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में मैं देख भी रहा हूँ कि मेरे लिखने से पहले 39% उन्होंने लिखा भी है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बात किसी कर रहे हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात कर रहे हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश को हम थोड़ा सा और चर्चा में लेके आते हैं। यदि आपको पूछे कि एक क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन देता हूं मैं, उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में, जब तक मैं पढ़ाता हूं पूर्वी मैदानी प्रदेश को, आपके लिए कमेंट में आंसर इसका देना कि देश हरो क्या है। दो टर्म्स हैं, देश हरो क्या है, एक और टर्म्स आती है गिरवा की पहाड़ियाँ, या गिरवा की पहाड़ियाँ कहाँ, या गिरवा क्या क्षेत्र है। एक आता है भाखर, क्या आता है भाखर, ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, देश हरो, गिरवा और भाखर। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनका अर्थ क्या होता है, क्या है ज्योतिराज वासर। हाँ ठीक है, क्या क्या पाए जाते हैं बताओ, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसके आंसर छापो, जब तक मैं आगे बात करता हूँ आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में हम इससे पहले बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो पूर्ण रूप से वो है पूर्वी मैदानी या कृषि प्रदेश। पूर्वी मैदान या कृषि प्रदेश, यह आज का हमारा टॉपिक है। मैंने इसके बारे में मोटी मोटी बातें पहले लिखवा दी थी, अभी भी थोड़ी देर पहले, कि यहाँ पर मैं बात करूँ क्षेत्रफल की। इसका क्षेत्रफल है राजस्थान के संदर्भ में क्या है, राजस्थान के संदर्भ में इसका क्षेत्रफल है 23.3%। और बात करूँ यहाँ की जनसंख्या की, यहाँ पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो आपका आंसर आएगा सर 39% जनसंख्या निवास करती है। कौन सी कितने परसेंट? 39%। यहाँ की बात करूँ मृदा की, किसकी? मृदा की, जिसे आप कहते हो सॉइल, क्या बोलते हो? सॉइल की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर कौन सी सॉइल पाई जाती है? तो ध्यान रखना, पूर्वी राजस्थान में। जब मैं राजस्थान की इस तरह से बात करूँगा आपके सामने, इस पूर्वी राजस्थान में एक मृदा पाई जाती है, इस मृदा को हम कहते हैं जलोढ़ मृदा। आपको कैसे सर ये नाम कैसे पड़ा? जलोढ़ को हम कछारी मृदा के नाम से भी जानते हैं। और मैं बात करूँ जलोढ़ मृदा के वैज्ञानिक नाम की, तो वैज्ञानिक नाम है अल्फी सोल्स। कौन सी सोल्स? अल्फी सोल्स, जिसके बारे में पहले चर्चा कर चुका हूँ। ऐसी मृदा, कैसी मृदा? ऐसी मृदा जो जल को ओढ़ ले। जिस तरह से आप सर्दियों में कंबल को ओढ़ कर पड़े रहते हो, उसी तरह से ऐसी मृदा जो जल द्वारा लाई गई हो, और जल, और जो पुरानी मृदा है उसको क्या कर ले? ओढ़ ले, तो हम उसको कहते हैं जल ओढ़ मृदा, जल को ओढ़ लेने वाली मृदा। तो जलोढ़ मृदा कहाँ, किस क्षेत्र में पाई जाएगी आपके? तो पूर्वी क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाएगी? जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर मृदा कौन सी पाई जाएगी, तो देखें यहाँ पर मृदा पाई जाएगी जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। इसी का नाम है कछारी मृदा। कौन सी मृदा? कछारी मृदा। और इसी का वैज्ञानिक रूप से मैं नाम बताऊं, वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर, तो इसको ही कहते हैं हम अल्फी सोल्स। कौन सी सोल्स? अल्फी सोल, या अल्फी सोल्स मृदा के नाम से भी इसी को जानते हैं। तो आपके दिमाग में 2-3 चीज़ें क्लियर हो गई क्या? हाँ हो गई हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ सर हमारे दिमाग में सारी चीज़ें हो गई हैं। भाकर सिरोही में बिल्कुल सही आंसर दिया है। देश हरो, सिरोही और उदयपुर का हरा भरा क्षेत्र। देश हरो, उदयपुर का। देखो इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा आपने गलत दिया है धर्म सिंह जी। वाह सर, अरे वाह वाह, ठीक है, लेकिन आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर इनके। देखो आप लोगों ने आंसर नहीं बताया, तो देखो मैं आपके साथ में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि आपने बिल्कुल सही लिखा है
यहाँ पर ये जो भाकर है वो कि सिरोही की उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं। किसकी पहाड़ियाँ हैं? सिरोही की उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं जिसकी आकृति तीव्र ढालनुमा है, तीव्र ढालनुमा है, ठीक है ना। तीव्र ढालनुमा या कटी फटी पहाड़ियाँ कहाँ पर है? जो कि कटी फटी पहाड़ियाँ जो कि सिरोही में हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। और ध्यान रखना तस्तरी नुमा पूछा गया क्वेश्चन है, तस्तरी नुमा आकृति में, तस्तरी नुमा आकृति में उदयपुर में जो पहाड़ियाँ फैली हुई हैं, कहाँ पर? उदयपुर में जो पहाड़ियाँ फैली हुई हैं उन्हें हम गिरवा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछे गए इसलिए मैंने बीच में डाले हैं। भाकर क्या है? सिरोही में तीव्र ढाल नुमा या कटी फटी जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि देश हरो क्या है? तो ध्यान रखना ये देश हरो का संबंध उदयपुर से है। किससे है? उदयपुर से है। और उदयपुर में भी रागा और जरगा पहाड़ियों के बीच का, रागा और जरगा पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र है, हरा भरा क्षेत्र, उसे हम क्या कहते हैं? देश हरो कहते हैं। और इसी के साथ साथ में एक टर्म्स और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कभी आपसे पूछ ले कि नखलिस्तान क्या है, क्या पूछ ले? नखलिस्तान, नखलिस्तान क्या है? तो ध्यान रखना मरुस्थल के अंदर, किसके अंदर? मरुस्थल में पाए जाने वाला हरा भरा क्षेत्र, हरा भरा क्षेत्र क्या कहलाता है? इस कुछ टर्मिनोलॉजी थी आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था, तो मैंने कर भी दी हैं, या जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाला वनस्पति वाला क्षेत्र जो कि हरा भरा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? नखलिस्तान के नाम से जानते हैं। तो 4 टर्म्स आपकी क्लियर हो चुकी हैं। तो बोलें सर हाँ क्लियर हो चुकी हैं। और जिन्होंने सही आंसर दिए उनको तहे दिल से धन्यवाद है। भाकर सिरोही में सही बात है। ज्योतिराज, अमित सिंह, सिराज, एनसीसी, उदयपुर बिल्कुल सही। देशहरो, हाँ देशहरो को थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं धर्म सिंह। देशहरो में क्या लिखा हुआ है आपने कि सिरोही और उदयपुर का क्षेत्र, सिरोही का नहीं है सिर्फ उदयपुर का है, रागा और जरगा के मध्य का जो क्षेत्र है वो है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। तो हम बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का नाम कैसे हुआ वो हमने देख लिया है कि पूर्व में होने की वजह से या यहाँ पर कृषि की प्रधानता होने की वजह से यहाँ पर मैदान पाए जाते हैं, तो नदियों द्वारा निर्मित है, इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं? पूर्वी कृषि मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखना इस प्रदेश का जो निर्माण है, इस प्रदेश का निर्माण नदियों के कटाव से हुआ है। नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र, मैं ये कह सकता हूँ नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र, नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब कौन कौन सी नदियां हैं तो ध्यान रखना यहाँ पर। अब जब भी राजस्थान की बात करते हैं, मान लो आपका ये राजस्थान है, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ फटाफट में, ये आपका राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान में आप बात करेंगे नदियों की, तो नदियों, एक नदी आती है यहाँ से यमुना। कौन सी नदी आती है? यमुना नदी, जो किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी का नाम यमुना। तो गंगा और यमुना के द्वारा राजस्थान में कुछ क्षेत्रों का निर्माण किया गया है, कुछ मैदानों का निर्माण किया गया है, जिसमें राजस्थान का पूर्वी इलाका आता है, जिसमें राजस्थान का पूर्वी इलाका आता है। और इन्हीं नदियों के निर्माण की वजह से यहाँ पर एक नदी आती है जिसका नाम है चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी, जो कि जानापाव पहाड़ी एमपी इंदौर से निकलती है। नदी का नाम है चंबल। तो चंबल नदी के द्वारा जैसे सपोज मैं हूँ, तो मेरे बारे में बात की जाएगी, तो मेरे बारे में इतनी बात की जाएगी, सर आप इतने हो, इतनी से बात की जाएगी। यदि मैं चौड़ा हो जाऊं और इतना चौड़ा हो जाऊं तो आप इतने के बारे में बात करोगे। मतलब मेरे द्वारा जितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा वो मेरा क्या कहलाएगा? बेसिन कहलाएगा। या मैं कह दूं कि चंबल या चंबल की सहायक नदियां। अब आप कहोगे सर सहायक नदियां क्या है? आप कहोगे सहायक नदियां क्या है? सहायक नदियां दो तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आपने पेड़ देखा होगा, हाँ सर देखा है। कैसा होता है पेड़? अरे ये रहा इसका तना होता है, बिल्कुल ये रहा तना, और नीचे इसकी जड़ें होती हैं, ठीक है। पेड़ के ऊपर फिर एक टहनी ये निकल गई, एक टहनी ये चली गई, और एक टहनी ये चली गई, हाँ बिल्कुल चली गई। इसके बाद में इस टहनी में से भी एक ब्रांचेज और निकल गई, एक और निकली, फिर इसमें से भी और निकल गई, ये इस तरह से है ना। मतलब एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, एक शाखा से और उप शाखाएं निकलती जाती हैं। और पेड़ द्वारा यहाँ पर पहले देखो, यदि स्टेम होता, इसका तना होता, तो सिर्फ यहाँ तक छाया आती, लेकिन अब इसकी वजह से पूरे क्षेत्र में छाया आएगी। तो पेड़ द्वारा जितना क्षेत्रफल घेरा गया है, पेड़ की छाया जितने क्षेत्रफल पर आ रही है उसे कहते हैं बेसिन। तो चंबल एवं चंबल की सहायक नदियों द्वारा, चंबल एवं चंबल की सहायक नदियों द्वारा, जैसे चंबल और चंबल की एक सहायक नदी जिसका नाम है बनास, ऊपर से एक नदी जाती है बाणगंगा। कौन सी गंगा? जिसे अर्जुन की गंगा के नाम से जानते हैं,
बाणगंगा, और यहाँ से एक नदी आती है माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। तो इन 4 नदियों द्वारा, बनास, बाणगंगा, चंबल और माही, इन 4 नदियों द्वारा इस क्षेत्र का निर्माण किया गया है। तो मैंने क्या कह दिया कि नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र कौन सा, या नदियों द्वारा निर्मित प्रदेश आपसे पूछ ले कौन सा है, तो आपका आंसर आएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इसीलिए इसी आधार पर हम इस क्षेत्र को भी कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। पहला, बनास का मैदान। किसका मैदान? बनास का। दूसरा, बाणगंगा का मैदान। किसका मैदान? बाणगंगा का मैदान। तीसरा, वैसे तो ऊपर चंबल लिखनी चाहिए थी क्योंकि चंबल की सहायक नदी बनास है। चंबल का मैदान। किसका मैदान? चंबल का मैदान। और लास्ट में चौथा आ जाता है माही का मैदान। और इस माही के मैदान को थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट कर लेना, माही का मैदान, क्योंकि जब भी पूरी प्रदेश की बात आती है तो बच्चा इसको छोड़ देता है, क्योंकि ये कहता है सर ये तो दक्षिण में है तो पूर्व में कैसे आ गया। तो इसके प्रवास क्षेत्र के अंदर लेकिन ये आता है कौन सा प्रदेश हमारा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी किसके अपवास क्षेत्र में आता है? तो ध्यान रखना, बनास का मैदान, बनास बेसिन में बांटा गया है इसको। किसमें? बनास का मैदान बोल दूं या बनास बेसिन बोल दूं, या बाणगंगा का मैदान बोल दूं या बाणगंगा बेसिन बोल दूं, या मैं कह दूं चंबल का मैदान बोल दूं या चंबल बेसिन बोल दूं, बात एक ही है। और उसी तरह से माही का मैदान बोलूं या माही बेसिन बोल दूं। चलो ठीक है, आप इतने इंटेलिजेंट हो जिससे कि आपके कमेंट में देख भी पा रहा हूँ। उसमें आपने इतने सारे आंसर दिए, तो मुझे 2 चीज़ों को आंसर और दे दो कि 56 का मैदान कहाँ है, जबकि 56 की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? किसकी? 56 की पहाड़ियाँ। दोनों के आंसर और बता दो, इन दोनों के आंसर और बता दो कि 56 का मैदान और 56 की पहाड़ियाँ। हाँ ज्योति, गिरवा उदयपुर सही बात है। देश हरो उदयपुर में जरगा रागा, बिल्कुल सही है, क्लियर है सर। हाँ ठीक है, बताते रहें एक बार। गुड मॉर्निंग है तक्षशिला एकेडमी उदयपुर को, लाइक शेयर करें। हाँ बिल्कुल, सेशन को भाई जितना देखो, बार बार हर टीचर की तरह मेरी तो आदत है नहीं कि आपको ये बोलूँ कि लाइक करो शेयर करो। आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक वैसे ही कर दो ना यार, है ना। सर यमुना रिवर का सफाई करने को बोलो, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा गंदा कर रखा है पब्लिक ने। अरे बेटा, एक कहते हैं कि आप बात कर रहे हो गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट को ना ही मैं कटाक्ष कर रहा हूँ ना ही मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ जिम्मेदारियाँ खुद हमारी भी हैं। आज इन सारी चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है? इन सारी चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं रीज़न हम खुद हैं। हम गए, हमारी आस्था के हिसाब से हमने मालाएँ ली, मालाएँ चढ़ा दी और मालाएँ कहाँ फेंक दी जाती हैं? नदी नाले तालाब कुएं के अंदर फेंक दी जाती हैं। और उसी से हमारी क्या हो रही है? झीलें तालाब ये सारे पानी गंदा हो रहा है। और बचा कुचा उद्योगों को लेकर, हाँ मैं मानता हूँ सरकार इसमें जिम्मेदार है, तो हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो है। हम एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज ही अदा नहीं कर रहे हैं। कोई यदि कचरा डाल रहा है, ठीक है, उसने कचरा डाला तो हम भी डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो कुछ जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार से भी दरख्वास्त कर रहे हैं जो भी पर्यावरणविद हैं। इसके बाद में हम और आप अपने दोनों के सहयोग से, हम आपके और हमारे अपने सहयोग से हम क्या कर सकते हैं? इन झीलों को और सुरक्षित, नदियों को सुरक्षित और साफ रख सकते हैं। तो आप एक शपथ लें कि आज के बाद में मैं कहीं भी रोड पर, नदी में, नाले में, झीलों में, इनमें कहीं पर भी कोई गंदगी नहीं फैलाऊंगा। जहाँ पर डस्टबिन दे रखे हैं, गवर्नमेंट ने इतना कर रखा है कि डस्टबिन दे रखे हैं, वहाँ पर उसको यूज़ करो आप। तो आपके और हमारे सहयोग से ये सारा काम हो सकता है। मानता हूँ आपने सही लिखा है, बिल्कुल गवर्नमेंट को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। आपका आंसर आना चाहिए भाई, 56 का मैदान कहाँ है? बताएं फटाफट। पहाड़ी बाड़मेर जालौर में है, बाड़मेर जालौर, बाड़मेर बांसवाड़ा डूंगरपुर में, बांसवाड़ा डूंगरपुर में। हाँ भाई सही बात है शिवानी, हद से ज़्यादा गंदा कर रखे हैं। अब देखो अब तो क्या कर सकता हूँ मैं? इतना ही बता सकता था कि आप क्या कर सकते हो और मैं क्या कर सकता हूँ। मैं और आप ये दोनों कर सकते हैं। हो सकता है मैं ये नहीं कह रहा 100% हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 20% भी हम सफाई में योगदान देते हैं तो कहाँ दिक्कत आ रही है? थोड़ी बहुत सफाई अपने भी रखनी है। ठीक है, बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। कुछ बातें हमने यहाँ पर कर ली थी, ठीक है। ये तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना बता दिया हमने? 23.3% यहाँ का क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करूँ तो 39% यहाँ पर जनसंख्या रहती है। और यहाँ की मृदा की बात करूँ तो जलोढ़, कछारिया, अल्फी सॉइल मृदा पाई जाती है। नदियों द्वारा निर्मित ये क्षेत्र है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको साफ कर रहा हूँ और आगे देखना। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में खनिज पाए जाएंगे क्या? आप थोड़ा सोच के बताओ,
खनिज पाए जाएंगे क्या? नहीं पाए जाएंगे। तो ध्यान रखना, खनिजों की दृष्टि से, खनिजों की दृष्टि से या भंडारण की दृष्टि से सबसे निर्धन प्रदेश है ये। पूरे राजस्थान में सबसे निर्धन प्रदेश कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और यहाँ की में जो फल सब्जियाँ हैं, तो यहाँ पर सर्वाधिक रूप में वनस्पति में देखोगे तो आपको शीशम दिखेगा, नीम दिख जाएगा, और आपको शीशम नीम के साथ साथ में यहाँ पर जो साग सब्जियाँ हैं, साग सब्जियाँ सर्वाधिक उत्पादित की जाती हैं, साग सब्जी सर्वाधिक। और साथ साथ में आपको यहाँ पर सरसों, मतलब बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो हर क्षेत्र में नहीं बोई जाती हैं, लेकिन पूर्वी मैदानी प्रदेश में आपने को देखने को मिलती हैं। शीशम है, नीम है, इसके बाद में और देखा जाए तो सरसों की भी खेती यहाँ पर की जाती है, यहाँ पर चने भी बोए जाते हैं। वैसे तो बहुत सारी फसलें हैं, जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे फसलें तब हम आपको ये सारी चीज़ें बता देंगे, लेकिन मेरा एक ओवरव्यू पूर्वी मैदानी प्रदेश को लेकर ये था कि आपको मैं ये बता दूँ कि क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, मृदा कैसी पाई जाती है, किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है, इस पर खनिज मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। यहाँ की जलवायु की मैं बात करूँ तो ध्यान रखना, ये जो जलवायु वाला प्रदेश है, तो जलवायु में एक बार मैं आपको इस तरह से दिखाऊँ। मान लो ये हमारा राजस्थान है ना, ये हमारा राजस्थान है। एक बार के लिए रफ डायग्राम देखें तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जलवायु की बात करेंगे। जब मैं जलवायु टॉपिक पढ़ाऊंगा तो देखो, ये जो जलवायु है उसको कहते हैं शुष्क जलवायु, फिर इसको अर्ध शुष्क, इसको उपाद्र, इसको आर्द्र और इसको अति आर्द्र जलवायु हो गई। बस इतना। ये जलवायु जो टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तब आपको बहुत इजी लगेगा। यहाँ पर कौन सी जलवायु है सर? शुष्क प्रदेश है, इसकी वजह से यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई गई? शुष्क। यहाँ पर कौन सी जलवायु? सर ये अर्ध शुष्क प्रदेश था, इसकी वजह से यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई गई? अर्ध शुष्क। यहाँ पर कौन सी जलवायु है सर? उपाद्र है, अरावली के पश्चिम पूर्वी ओर उपाद्र। फिर यहाँ पर आर्द्र, और बच्ची कुची क्या रह जाएगी? अति आर्द्र जलवायु। तो जलवायु फैक्टर के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? पूर्वी कृषि मैदानी प्रदेश। तो यहाँ पर जलवायु के बारे में भी हम बात करेंगे, वन कौन से पाए जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जहाँ पर पानी अच्छा होगा तो धोगड़ा के वन ज़्यादा पाए जाएंगे। तो ध्यान रखना, इस पूरे क्षेत्र में धोगड़ा के वन भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हैं, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें जब तक मैं कमेंट देखता हूँ। सरसों, राई, तारामीरा, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, हो गया होगा। चलें, ठीक है, चलें। अब सुनो, इसके बाद में यहाँ पर कौन कौन से ज़िले आते हैं, कौन कौन से, ध्यान रखना, इस पूरे पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर, पूरे पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर जिलों की संख्या पूछे आपसे, ध्यान रखना 10 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 10 जिले आते हैं इस पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर। और देखो, जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा, बिल्कुल सर आर्द्र प्रदेश है। आर्द्र का मतलब नमी वाला प्रदेश। ऐसा प्रदेश जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा तो फसलें ज़्यादा होगी, फसलें ज़्यादा होगी तो मानव ज़्यादा रहेंगे, इसीलिए इस प्रदेश में सर्वाधिक जन घनत्व भी है। इस प्रदेश का सर्वाधिक जन घनत्व भी क्या है? सर्वाधिक जन घनत्व। ठीक है, 10 जिले क्लियर, सर्वाधिक जन घनत्व ये भी क्लियर। ठीक है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में यहाँ तक की जानकारी होगी कंप्लीट। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपसे पूछे कि सर आपने जो क्षेत्र बताए कौन कौन से भारत के राजस्थानी भौतिक प्रदेश, जिसमें आपने पश्चिमी रेतीला प्रदेश पढ़ाया, अरावली पढ़ाया, पूर्वी मैदानी प्रदेश पढ़ाया और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कल मैं पढ़ाऊँगा इसके बारे में। यदि आपसे पूछे कि सबसे पुराना कौन है, ध्यान रखना, सबसे पुराना है जो प्रदेश, उसका नाम है अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश सबसे पुराना प्रदेश है। इसके बाद में किसी का नंबर आता है तो उसका नंबर आता है आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। किसका आएगा? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का। और इसके बाद में किसी का नंबर आएगा तो कौन आएगा? इसके बाद में नंबर आता है आपकी पश्चिमी रेतीला प्रदेश। किसका? पश्चिमी रेतीला प्रदेश का। और लास्ट में किसका नंबर आ जाता है? इसका आ जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश का, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये इसके निर्माण के आधार पर, क्रम के आधार पर मैं बात करूं
तो सबसे पहले किसका निर्माण हो रहा है? हाँ, क्या है? पठार, अरावली के पठार मैंने कल बताए थे, उड़िया का पठार है ना, उड़िया का पठार बताया था, आबू का पठार बताया था। इसके बाद में और भी पठार थे, मैंने मेसा के पठार के बारे में बात की थी। हाँ बिल्कुल, जयपुर का सर्वाधिक 595, हाँ बिल्कुल जयपुर का सर्वाधिक है। देख लो बच्चे कितने अपडेट हैं, सरसों राई तारा मीरा, हाँ ठीक है ये भी। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई क्या आपके? ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो थोड़ा सा और आगे बात करें हम, ठीक है। हाँ हाँ ये सही है क्या? हाँ पूर्वी मैदान, हाँ सही है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर जो आएगा वो पूर्वी मैदानी प्रदेश आएगा। कौन सा आएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश आएगा। और लास्ट में क्या आएगा? थार का मरुस्थलीय पश्चिमी रेतीला प्रदेश, ये इसके अंतर्गत आता है। तो आपके क्रम से यदि क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था, सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था, तो ध्यान रखना अरावली का, इसके बाद में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का, इसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश का, इसके बाद में पश्चिमी रेतीला प्रदेश का। क्रम वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? ये तीसरे नंबर पर जो प्रदेश है वो हम पढ़ रहे हैं। अब मैं कह दूं कि निर्माण के आधार पर जो हम प्रदेश पढ़ रहे हैं वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश कौन से नंबर पर आता है, किसका निर्माण किसके बाद में हुआ था, पूछा जा सकता है। तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ था। और किससे पहले हुआ था? तो पश्चिमी रेतीला प्रदेश से पहले इसका निर्माण हुआ। ठीक है, चलें आगे। पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है। पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में जिसकी हमारी चर्चा चल भी रही है, उसी के संदर्भ में आपने मिट्टियों के बारे में पूछा। तो देखो कभी भी किसी भी प्रदेश को पढ़ना हो तो आप लास्ट में, जैसे कल हमारा सेशन खत्म हो जाएगा पूरी भौतिक प्रदेश का, तो मैं आपके सामने एक मैप लेके आऊँगा क्योंकि हैंड रिटन है। उस पूरे मैप को आपको बताऊँगा कि आपको इन 4 दिनों में जो क्लास हुई है उसको एग्जाम टाइम में कैसे रिवाइज करना है, इनको एग्जाम टाइम में कैसे रिवाइज करना है। तो सबसे पहले आपको सभी का क्षेत्रफल याद होना चाहिए, सभी की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास कर रही है वो याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद वहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है उसके बारे में पता होना चाहिए, मतलब सॉइल के बारे में पता होना चाहिए। वहाँ पर कितने ज़िले आते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। ज़िलों से एक चीज़ और याद आती है, ये आज आपके लिए खुशखबरी है, मेरे लिए खुशखबरी तो है या नहीं, लेकिन आपके राजस्थान में अब टोटल ज़िले कितने हो गए? 50 ज़िले। मतलब आपका तो पढ़ने का टास्क बढ़ गया। साथ साथ में बात करूँ, संभाग भी 3 बढ़ गए हैं और संभाग की संख्या अब कितनी हो गई है? 10 हो गई है। लेकिन जीके में एक चेंजेस और आ गया कि सबसे बड़ा ज़िला जो हम पढ़ते थे, ज़िले का नाम था जैसलमेर। सबसे बड़ा ज़िला कौन था? जैसलमेर। पहले हम पढ़ते थे सबसे छोटा ज़िला वो था आपका धौलपुर। कौन सा था? धौलपुर। लेकिन आज आप पढ़ोगे तो इस धौलपुर को नहीं पढ़कर क्या पढ़ोगे? दूदू। एक जयपुर का एक ज़िला है दूदू। तो सबसे बड़ा ज़िला तो वही है आपका जैसलमेर, जबकि सबसे छोटा ज़िला क्या बन गया है? दूदू बन गया है। और दूदू किससे अलग हुआ है? आपके लिए जीके क्वेश्चन बन जाता है, ये जयपुर से अलग होकर बना है। किससे अलग होकर बना है? जयपुर से अलग होकर बना है। और साथ साथ में उदयपुर संभाग में, पहले भीलवाड़ा अजमेर में आता था, अभी भीलवाड़ा किसके अंदर आएगा? जिला उदयपुर संभाग के अंदर आएगा। इस तरह की काफ़ी सारे अपडेट हैं। इसके जो नए ज़िलों को लेकर एक कमेटी की बात मैंने पहले भी की थी, राम लुभाया समिति। कौन सी? राम लुभाया समिति। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नव गठित जिलों के निर्माण की प्रक्रिया में या इसमें किस कमेटी की अध्यक्षता में की गई, तो ध्यान रखना राम लुभाया। और जबकि प्रतापगढ़ का क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतापगढ़ जो जिला बना था 2008 में वो किस समिति की सिफारिश पर था, तो ध्यान रखना परमेश्वरन समिति की सिफारिश पर था। परमेश्वर या परमेशचंद समिति की सिफारिश पर किसका गठन हुआ था? प्रतापगढ़ का हुआ था। जब प्रतापगढ़ के बारे में ऐसा पूछा जा सकता है तो अभी नवीनतम 19 जिले और 3 संभाग की जो घोषणा हुई है वो किस समिति ने की है? उसकी अध्यक्षता की है राम लुभाया ने। इसी की वजह से समिति का भी नाम क्या हो गया? राम लुभाया समिति हो गया। ये करंट का है सारा, तो इस करंट को हम थोड़ा सा साइड में रखेंगे, लेकिन ध्यान रखना करंट से रिलेट करके ही एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। तो करंट के साथ साथ में आपको ज्योग्राफी का भी पता होना चाहिए। कि मैंने क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो जयपुर है, जयपुर ही कहाँ आएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश में नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। तो देखो इसके जिले कौन कौन से हो जाएंगे, मैप में बता देता हूँ आपको ताकि एक बार क्लियर रहे कि यदि पूर्वी मैदानी प्रदेश में जिलों की बात करूँ, किसकी बात करूँ? जिलों की बात करूं तो जिलों में देखो पूर्वी मैदानी प्रदेश ये रहा, ठीक है। इसमें यदि मैं जिलों की बात करूं तो कौन कौन से जिले आते हैं, तो देखो ठीक है, देखो इसमें
आपके पूरा वागड़ आ जाएगा, जिसमें डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ठीक है ना, पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात कर रहा हूँ। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ये किस में आ जाएंगे, पूर्वी मैदानी प्रदेश के 3 जिले आ गए कि नहीं आ गए। मैं आपको मैप के थ्रू बताना चाह रहा हूँ, फटाफट आपको याद हो जाएगा। देखो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये आ गए, ठीक है। इसके बाद में और जिलों की बात करूँ, इसके बाद में ये पूरा भरतपुर के ये 3 जिले, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, और साथ साथ में गिलेरी नुमा जो आकृति है, गिलेरी नुमा जो आकृति है वो भी आ जाएगी। आपसे पूछा गया है कि बैठी हुई गिलेरी की आकृति में कौन से जिले की आकृति है, बैठी हुई गिलेरी जैसी आकृति आपके भरतपुर जिले की। और आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि बैठे हुए मेंढक की जैसी आकृति किसकी है, बैठे हुए मेंढक जैसी आकृति किसकी है। तो 3 जिले तो ये हो गए आपके, कितने जिले हो गए, 3 जिले, 3 तो ये हो गए और 3 आपके ये हो गए। इसके बाद में और बचता है आपका जयपुर वाला क्षेत्र, जयपुर आ जाएगा। हाँ सर बिल्कुल, हमारी राजधानी क्यों नहीं आएगी, जयपुर आएगा, टोंक आएगा, इसके बाद में भीलवाड़ा आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा आपका अजमेर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अजमेर आ जाएगा। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आप एक बार के लिए सारी चीज़ें किस में याद करोगे, मैप में याद करोगे तो आप इजीली याद कर पाओगे। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सबसे 3rd नंबर पे जो आया था वो था आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसके बारे में आज हमने चर्चा करी है। और चर्चा में आपने ये सारे पॉइंट, देखो सबसे छोटा प्रदेश है, सबसे छोटा प्रदेश है, लेकिन छोटा प्रदेश तो नहीं है। देखो बात करें जब हम इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की, तो इसका निर्माण किससे हुआ है, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि सर नदियों से हुआ है। किससे हुआ है, नदियों से। तो इसके लिए आपको बाणगंगा नदी को पढ़ना होगा, पहले किसको पढ़ना होगा, बाणगंगा नदी। इसके बाद में सर चंबल नदी को पढ़ना होगा, कौन सी नदी को, चंबल नदी को। क्योंकि ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है छोटा नहीं है, लेकिन इसके बाद में ये इसका निर्माण जो हुआ है उस नदियों की वजह से हुआ है। तो नदियों के बारे में जानकारी यहाँ से ज़्यादा आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, कि बाणगंगा नदी का संबंध किससे है या किन जिलों से है, चंबल का संबंध किन जिलों से है। इसके बाद में आपसे पूछेगा चंबल की एक सर्व प्रमुख सहायक नदी जो खमनोर पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, उस नदी का नाम है बनास, तो बनास का भी पूछ सकता है। तो बाणगंगा, चंबल, बनास और एक नदी और आ जाएगी आपके, कौन सी रह गई, चंबल, बनास, बाणगंगा और माही। तो देखो टॉपिक छोटा नहीं है, टॉपिक तो बड़ा है, लेकिन किसके क्षेत्र में चला जाता है, ये अपवाह तंत्र में चला जाएगा, अपवाह तंत्र में चला जाएगा। क्योंकि हम जब अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे, जब मैं आपको अपवाह तंत्र पढ़ाऊंगा, मतलब नदियाँ पढ़ाऊंगा, तब मैं आपसे ये चर्चा करूंगा कि पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर कितनी नदियाँ आती हैं। तो आपको बता दूंगा कि देखो उस वक्त हमने पढ़ा था कि पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में बात की थी, ठीक है। अब सुनो, यदि इन 3 दिनों का आपने वाकई में रिवीजन किया, देखो मैंने पढ़ाया और आपने रिवीजन नहीं किया, मतलब कोई मतलब वाली बात नहीं है। यदि आपने रिवीजन किया है तो आप इसका आंसर देना मुझे। ये आपसे मैं बात करूं पश्चिमी रेतीला प्रदेश की, किसकी बात करूं, पश्चिमी रेतीला प्रदेश। सेकंड पॉइंट मैं बात करूं आपसे अरावली पर्वतीय प्रदेश की, किसकी बात करूं, अरावली पर्वतीय प्रदेश की, अरावली पर्वतीय प्रदेश की। थर्ड में मैं बात करूं पूर्वी मैदानी या पूर्वी कृषि प्रदेश की। और फोर्थ में मैं बात करूंगा आपसे दक्षिणी पूर्वी पठारी। इस चार्ट से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार के लिए। तो ध्यान रखना, यदि यहाँ पर पूछ ले कि इसका क्षेत्रफल कितना है, क्या पूछ ले, यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर जनसंख्या, ये याद करने के तरीके हैं, क्षेत्रफल, जनसंख्या, मृदा, वनस्पति, 1000 टॉपिक बना सकते हो, जलवायु, मतलब एक पेज में पूरी ज्योग्राफी खत्म कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, पूरी ज्योग्राफी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो क्षेत्रफल है, पश्चिमी रेतीला प्रदेश का क्षेत्रफल था 61%, जनसंख्या रह रही थी 40%, सॉइल पाई जाती है एरिड सॉइल या एंटी सॉइल, कौन सी, एरिड या एंटी, जिसे हम रेतीली मृदा या मरुस्थलीय मृदा के नाम से जानते हैं, रेतीली मृदा या मरुस्थलीय मृदा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने अरावली की बात की थी। अरावली का जो क्षेत्रफल था वो था 9.3%। यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है वो है आपकी 10%। और अरावली में पर्वतीय मृदा पाई जाती है, कैसी मृदा, पर्वतीय मृदा पाई जाती है। और अरावली के आसपास में आपको इंसेप्टी सॉइल, कौन सी सॉइल, इंसेप्टी सॉइल। और एग्जाम पूछा गया कि लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है, ध्यान रखना, अरावली के जस्ट पूर्व, अरावली के जस्ट सारे जैसे सपोज ये अरावली है, उसके सारे जो मृदा पाई जाएगी उसको इंसेप्टी सॉइल या लेटेराइट मृदा के नाम से जानते हैं। बात करूँ पूर्वी मैदानी प्रदेश की, तो यहाँ पर
जनसंख्या क्षेत्रफल है 23.3%, और जबकि यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है 39%, और यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा या कच्छारी मृदा पाई जाती है, जिसे हम अल्फी सॉइल मृदा के नाम से जानते हैं। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, तो यहाँ पर लिखना 6.89%, लगभग 7 समझ सकते हो, और यहाँ पर लगभग कितना 11% समझ सकते हैं। और हाड़ौती में पठार की वजह से यहाँ पर वर्टी सॉइल या जिसे हम कहते हैं काली मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना प्रारंभ करता हूँ। हाँ, रवि नायक भरतपुर, परमेश चंद बिल्कुल सही है। अमित सिक्सराज एनसीसी ठीक है। जयपुर ओलंपिक भी स्टार्ट हो गए हैं आज। हाँ भाई, ओलंपिक स्टार्ट हो गए हैं। पूर्वी मैदानी 3rd में, हाँ बिल्कुल 3rd में आएगा, मैंने लिख भी दिया है। लास्ट में मरुस्थल लास्ट में, हाँ मरुस्थल लास्ट में, मैंने बताया था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी लिखने में, तो मैंने कर दिया इसको। शिवानी माही 2008 में, हाँ बिल्कुल, ये प्रतापगढ़ वाला बिल्कुल सही बता रहे। परमेश चंद की सिफारिश पर करवाया गया था और 2008 में इसका निर्माण किया गया था, बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपके सामने इसी टेबल से कितने क्वेश्चंस बनाता हूँ वो सुनना। पहला प्रश्न मेरा, सब लोग ध्यान से कमेंट बॉक्स एक बार के लिए शांत कर दो। आपसे कहूँ कि निर्माण के आधार पर सबसे पहला प्रदेश कौन सा है, तो आपका आंसर आएगा सर पहला अरावली है। निर्माण के आधार पर कौन सा है? पहला अरावली है। दूसरा कौन सा है सर? तो दूसरा है आपका आएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा आएगा? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश आ जाएगा। और चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा? पश्चिमी रेतीला प्रदेश आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न आपको क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र किस क्षेत्र का है? सबसे बड़ा क्षेत्र किस क्षेत्र का है? तो सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है? तो देखो, पश्चिमी रेतीला प्रदेश में सबसे बड़ा कौन? सर पश्चिमी रेतीला प्रदेश का क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है? पश्चिमी रेतीला प्रदेश का क्षेत्रफल है। तो देखिए सबसे बड़ा होगा, ठीक है। 1 नंबर पे ही आएगा, हाँ 1 नंबर पे ही आएगा, तो लिख देते हैं इसके सामने 1 नंबर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी रेतीला प्रदेश हो जाएगा। 61 के बाद दूसरे नंबर पे क्या दिख रहा है? सर ये दिख रहा है। तो दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? सर ये वाला, मतलब कौन सा वाला? पूर्वी मैदानी प्रदेश। तीसरे नंबर की बात करूँ तो तीसरे नंबर पर आ जाएगा अरावली, और चौथे नंबर पर चला जाएगा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये 4 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। आपसे दे दे कि पश्चिमी रेतीला प्रदेश एक साइड में और दूसरी साइड में दे देगा क्षेत्रफल। पहला प्रश्न पूछेगा कि कौन सा असंगत है, सिंपल सा क्वेश्चन होगा। दूसरा कौन सा संगत है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दे देगा मैचिंग करने के लिए, इसको ऊपर नीचे कर देगा और मैच करो, इसका मिलान करो। समझ में आया? 4 तरह से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर आगे जाते हैं, जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ दिख रही है सर? सर जहाँ पर क्षेत्रफल ज़्यादा दिख रहा है वहीं पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या। तो जनसंख्या में भी 1 नंबर कौन सा आ जाएगा? कौन सा प्रदेश घेर लेगा? पश्चिमी रेतीला प्रदेश। इसके बाद में जनसंख्या 40 के बाद में कहाँ जाएगी? 39 में। सर एक ही कम है पूर्वी मैदानी प्रदेश में, सर ये भी 2 नंबर पर आएगा, ये भी 2 नंबर पर आएगा। देखो ये एक विजुअलाइजेशन टेक्निक होती है, मतलब सिर्फ आंखों से देखोगे और आंसर आ जाएंगे, क्योंकि एक बार मेहनत करी। अब इसे क्वेश्चन कितने बन सकते हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कितने बन रहे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सर क्वालिटी इंक्रीज करो, वीडियो की ब्लर हो रही है। हाँ अब, हाँ अरे कर दी है, और थोड़ी सी समस्या आ जाती हैं, आप थोड़ा सा एडजस्ट करें। लेकिन हाँ अब क्वालिटी उम्मीद करता हूँ अच्छी आ रही होगी। यदि हाँ ठीक आ रही है तो बताएं कमेंट बॉक्स में कि भाई ठीक आ रही है। बैकग्राउंड में वॉइस भी आ रही है, बैकग्राउंड में वॉइस अभी एक बार चेक करें, टेक्निकल क्लियर है आवाज़? आवाज़ क्लियर है? ठीक है, हाँ यस, हाँ क्वालिटी सही हो गई, यस आ गया है। एक बार वॉइस का और मुझे बता दें, वॉइस क्लियर है क्या? हाँ 2 मिनट, वॉइस क्लियर है क्या आप बताएं? वॉइस भी, वॉइस चेक करवाइए वॉइस। अब देखो, अब एक बार चलो मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ वॉइस का क्या सीन है। वॉइस अभी तक नो सर, एक बार चेक करें, शायद वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। 2 मिनट वेट करें जब तक वॉइस क्लियर करवा रही है। चलो ठीक है, एक बार तो क्वालिटी तो इंक्रीज हो गई है। अभी वॉइस क्लियर है?
बारिश हो रहा है क्या वहाँ? अरे यहाँ कोई बारिश नहीं हो रही है, यहाँ कोई बारिश नहीं हो रही है। अभी वॉइस क्लियर आ गई होगी, वॉइस क्लियर आ गई होगी। अभी चेक करें, मैंने चेक किया खुद, वॉइस क्लियर है। ठीक है, चल रहे हैं आगे। अब वॉइस क्लियर है, आप एक बार वापस चेक कर सकते हो, या आपके सिस्टम को एक बार वापस से बफर हो चुकी होगी वॉइस, तो हो सकता है कि वापस एक बार रीस्टार्ट कर लें, या आप एक बार वीडियो को बंद करें वापस ऑन करें, ठीक है ना। तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में? सर एक नंबर किस में आ रहा है? पश्चिमी रेतीला प्रदेश में आ रहा है। दूसरे नंबर पर जनसंख्या देखिए तो सर 39% आ रही है, किस में आ रही है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में आ रही है। तीसरे नंबर पर देखो तो सर 11 आएगा, क्या आएगा? 11 आएगा, मतलब कौन सा आएगा? तीसरे नंबर पर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश आ जाएगा, और बचा कुचा चौथा नंबर वो आ जाएगा आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश का। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से बन गए, 4 क्वेश्चन यहाँ से बन गए, और 4 क्वेश्चन देखो ये बने हुए, 4 और 4 8 और 4 12, 4 और 4 8 और 4 12 क्वेश्चन तो मैंने बता दिए सिर्फ स्लाइड से। आगे बात करते हैं, आपको वापस से दे दे मिट्टियाँ, इधर दे देगा क्षेत्र, इधर दे देगा मिट्टियाँ। फिर कौन से क्वेश्चन? पूर्वी रेतीला प्रदेश में, या सॉरी पश्चिमी रेतीला प्रदेश में कौन सी मिट्टी? तो सर रेतीली मिट्टी, भूरी मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। अरावली में पर्वतीय मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में। और काली मिट्टी जिसे हम वर्टी सॉइल के नाम से जानते हैं वो कहाँ पाई जाती है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। तो यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो ये तो एक सिर्फ ट्रेलर है, क्या ये ट्रेलर है? आप घर पे बैठ के भी ये सारा काम कर सकते हो। आप कहोगे सर कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ तो लिखना क्षेत्रों के नाम या प्रदेशों के नाम। किसके नाम लिखोगे? प्रदेशों के नाम। देखो एक बार सिर्फ हिंट दे रहा हूँ फटाफट से। यहाँ पे आप लिखोगे प्रदेशों के नाम, मैं लिख सकता हूँ प्रदेश, क्या लिख सकते हैं? प्रदेश। इसके बाद में लिखना यहाँ का क्षेत्रफल, क्या लिखोगे? क्षेत्रफल। फिर इसके बाद में लिखना यहाँ की जनसंख्या। फिर यहाँ इसके बाद में लिखना यहाँ की वनस्पति, क्या लिखोगे? वनस्पति। क्षेत्रफल, जनसंख्या, वनस्पति। फिर लिखोगे आप मृदा। फिर आप लिखोगे जलवायु। फिर आप लिखोगे यहाँ पर गाय भैंस की जो भी नस्लें हैं, ये पशुधन लिख दोगे आप, क्या लिख दोगे? पशुधन लिख दोगे। फिर यहाँ पर क्या लिख दोगे? वन और वन्यजीव लिख दोगे। और यहाँ पर NH भी लिख सकते हो, मतलब वो सड़कें भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो इस चार्ट में आपने देखा होगा, और चाहो तो आप बीच में नदियाँ भी टॉपिक ऐड कर सकते हो, नदी। तो आपके जो टॉपिक है वो ऐसे ही हैं। पहला लिखा हुआ होगा राजस्थान का परिचय, ठीक है, हमने कर लिया। इसके बाद में लिखा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश चल रहा है। इसके बाद में लिखा है मानसून एवं, और यहाँ जलवायु लिखा है क्या? हाँ जलवायु, मानसून एवं जलवायु वो करेंगे इसके बाद में। इसके बाद में आपके आएंगी नदियाँ, जिसे हम कहेंगे अपवाह तंत्र। इसके बाद में वन और वनस्पति, फिर पशुधन। इस तरह से होते 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 आपके क्या कर सकते हो? इस तरह का इस बोर्ड है, आप आपकी नोटबुक में, या चाहो तो आप नोटबुक को बिल्कुल बीचों बीच में से खोल कर, और उसमें इस तरह से आप पूरी ज्योग्राफी को एक बार में रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अभी वॉइस क्लियर है? बैकग्राउंड में बारिश की आवाज़, हाँ हमें इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान दें। मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, है ना, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, और मुझे और बेहद खुशी भी है कि आप लोगों ने इस चीज़ को मिनिमाइज़ कर दिया कि सर ठीक है आवाज़ जैसी आ रही चलेगा, लेकिन आप एक बार पढ़ाने फोकस करो। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये सारा जो, अब देखो आप जो कमेंट करने लग गए थे तो आपका कमेंट में ध्यान रह गया, और ये सारी चीज़ स्किप हो गई होगी आपके दिमाग से। तो ये सारी देखो 1 2 3 4 4 क्वेश्चन, 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन आपके दिमाग से स्किप हो गए सिर्फ इस चार्ट की वजह से। इस चार्ट ने क्या करना था, अब आपको क्या पता चलेगा? सर हम तो जब भी लिखते हैं स्कूल में तो पहला 1 नंबर डालते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, आपने ऐसा क्यों डाला है? 4 1 3 2 क्यों डाला है? तो मैंने पहले बता चुका हूँ कि पश्चिमी रेतीला प्रदेश सबसे लास्ट में बना है। इसका निर्माण के आधार पर चौथे नंबर का है, निर्माण के आधार पर पहले नंबर का है, निर्माण के आधार पर तीसरे नंबर का है, और निर्माण के आधार पर दूसरे नंबर का है। इसमें आरोही क्रम और अवरोही क्रम पूछा जा सकता है, या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इधर दे देगा प्रदेशों के 4 प्रदेशों के नाम, और इधर मैचिंग करने के लिए दे सकता है। इसको 61 को यहाँ ले आएगा, 9 को ऊपर ले जाएगा, 23.3 को नीचे ले जाएगा, और 6.89 को ऊपर ले जाएगा, और आपसे करवा देगा चलो मैच करो। मैचिंग वाले क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आते हैं, ध्यान रखना, मैचिंग वाले क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आते हैं। तो इस जो ये पूरी स्लाइड है इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट लें इसका, और क्लियर हो गया है तो बोलें सर क्लियर है, और इसमें से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो बता दें। मैंने बताया इसको और कैसे आप अपने घर पर और अच्छे से बना सकते हो। देखो ये प्रदेशों के नाम लिखना है यहाँ पर, पश्चिमी रेतीला प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। फिर इसके बाद में वहाँ कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं उसके बारे में लिख देना, वहाँ का क्षेत्रफल कितना है राजस्थान के संदर्भ में, वहाँ पर जनसंख्या कितनी निवास करती है ये लिख देना, वनस्पति कौन कौन सी पाई जाती है, मृदा कौन कौन सी पाई जाती है, जलवायु कैसी पाई जाएगी, पशुधन में क्या पाए जाएंगे, गाय भैंस घड़े घोड़े गधे,
और वहाँ पर किस तरह के वन पाए जाएंगे और किस तरह के वहाँ पर सड़कें होंगी या वहाँ पर सड़कें होंगी भी या नहीं, इस सारे क्षेत्र के बारे में किसके बारे में बात हो जाएगी, इस एक चार्ट में हो जाएगी। और अब जाके आप सिलेबस आप छानोगे आप राजस्थान का, कि राजस्थान की ज्योग्राफी में बस ये सिलेबस है, यही आपका सिलेबस है जो मैंने आपको एक हिंट में क्लियर करवा दिया। और क्या कोई और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। हाँ क्लियर है सर, रेखा यादव बिल्कुल, शिवानी क्लियर सर, ठीक है, सबके क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसका एंड, पूरी मैदानी प्रदेश का क्या हो जाता है, यहाँ पर एंड हो जाता है कि पूरी मैदानी प्रदेश क्या क्या था, जिले 10 जिले आते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है। इस सेशन में आज मैंने ये सारी चर्चा कर दी। आपके लिए फिर से एक होमवर्क का क्वेश्चन छोड़ के जाऊँगा, जिसका आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट में आंसर दें कि भारत की जैसी आकृति किसकी है, भारत के जैसी आकृति वाला, भारत की जैसी आकृति वाला राजस्थान का जिला, ये सारे संदर्भ आपका राजस्थान है। राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि भारत की जैसी आकृति राजस्थान के किस जिले की है, और राजस्थान की जैसी आकृति वाला राजस्थान का एक कौन सा जिला है जिसकी आकृति कैसी है, राजस्थान की। और एक और क्वेश्चन लिख ही लो, ऑस्ट्रेलिया से मैंने कल पूछ लिया था, एक बताओ, व्हेल मछली, कौन सी मछली, व्हेल मछली जैसी आकृति किस जिले की है। कल मैं सारे जिलों को एक मैप के थ्रू सारे जिलों की आकृति कौन कौन सी किसकी है ये मैं आपको लिखवा दूंगा, लेकिन आप भी थोड़ा सा सर्च करें और याद है तो अभी कमेंट करें मुझे, कमेंट आ रही है, थंब नहीं करना है, हाँ ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, अभी तो वॉइस भी क्लियर है, क्वालिटी भी क्लियर है। अब मुझे आंसर दें इसका कि भारत के जैसी आकृति वाला जिला कौन सा है, राजस्थान की आकृति जैसा जिला कौन सा है, और व्हेल मछली की जैसी आकृति वाला जिला कौन सा है। ठीक है, ये सारा सेशन आपका यहाँ पर होता है एंड। इस तरह का मैप आप जरूर बना लिया करें ताकि पता चलेगा ये ब्लैक वाला पश्चिमी रेतीला प्रदेश है, रेड वाला अरावली है, येलो वाला पूर्वी मैदानी प्रदेश है, और जिसके बारे में कल चर्चा करने वाला हूँ वो आपका ये रहा, कौन सा, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। कम से कम एटलीस्ट दो चीज़ें तो इसके साथ में आप लिख के रखें, एक एरिया कितना है, जनसंख्या कितनी है, एरिया कितना है, जनसंख्या कितनी है, एरिया कितना है और जनसंख्या कितनी है। और इसकी बात करूँ, इसका एरिया जो है, इसका एरिया है आपके 6.89%, और यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है वो करती है 11%। इस तरह का मैप रखना, और डायरेक्टली आप चाहो तो स्केच पेन होंगे, स्केच पेन से क्या कर लो, इस तरह से स्केच कर लेना। अलग अलग तरह के दो चार प्रकार के आपको पेन रखने, और ध्यान रखना आप जब भी ज्योग्राफी के नोट्स बनाते हो तो मैप में बनाना, और कम से कम 5 प्रकार के पेन आपको साथ में रखने हैं, कम से कम 5 प्रकार के। ठीक है, उससे होगा क्या कि आप अलग अलग पेन का यूज़ करोगे तो पता चल जाएगा, और जितनी अच्छी आपकी नोटबुक दिखेगी या आपके नोट्स दिखेंगे तो आपको उतना ही ज़्यादा पढ़ने की आपको क्या होगी, इच्छा होगी। ठीक है, ये अरावली के बारे में मैंने क्वेश्चन पूछे थे कि देश हरो क्या है, तो मैंने बता दिया उदयपुर में है ये जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का हरा भरा क्षेत्र। जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का हरा भरा क्षेत्र क्या कहलाता है, देश हरो कहलाता है। गिरवा की एक बार पूछी गई थी आकृति कैसी है, तो ध्यान रखना आकृति है तस्तरी नुमा। फिर कहाँ पर है आपका, उदयपुर में। तस्तरी जानते हो क्या, इस तरह की होती है, देखो मैं दिखाता हूँ, इस तरह की तस्तरी होती है जो बीच में से उभरी हुई होती है। आपने गेम भी खेला होगा, इस तरह से ये होती है और ये बीच में से और नीचे से उभरी हुई होती है। ठीक है, तस्तरी फेंक है ना, उस तरह से। इसके बाद हम भाकर की मैंने बात की, तो भाकर में तीव्र ढालनुमा या कटी फटी पहाड़ियाँ जो कि सिरोही में स्थित हैं क्या कहलाती हैं, भाकर कहलाती हैं। और कल मैंने एक चर्चा और की थी आपके साथ में, भोमट और भोराट। अब इसका तो आंसर बता दो, बीच में मैंने क्या लिखवा दिया था, उदयपुर, ये लिखवाया था। भोराट उदयपुर और राजसमंद के बीच, और भोमट उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में बताया था। ये सारी चीज़ें तब क्लियर होगी जब आपके दिमाग में क्या क्लियर होगा, मैप क्लियर होगा। तो चलें आज का सेशन यहाँ पर करते हैं एंड आपके। ठीक है, बस इस मैप को जरूर याद रख लेना, इस मैप को जरूर याद रख लेना। चाहो तो इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लो, या मैप के थ्रू इसको चाहो तो पश्चिमी रेतीला प्रदेश को उधर लिख लो, लेकिन इस तरह से रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपको याद रहेगा कि क्षेत्रफल में पहला स्थान है, तीसरा स्थान है, दूसरा स्थान है, चौथा स्थान है। क्रम वाइज जमाने के लिए बोल देगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले पे ये आएगा, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये और ये चौथे पे ये। ठीक है, इसी तरह से जनसंख्या, इसी तरह से यहाँ की मृदाओं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलते हैं, आज का सेशन करता हूँ यहीं पर एंड। फिर मिलता हूँ कल इसी समय इसी के साथ में। जय हिंद आपको।